हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सीबीएसई क्लास 10 वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है उसे हम लोग किस तरह से रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं, किसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं और कौन सा मटेरियल हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, किसी भी मटेरियल को रिसोर्स होने के लिए क्या कंडीशन होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि रिसोर्स कहते किसे हैं। तो रिसोर्स कहते किसे हैं, इसके जवाब में जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आस पड़ोस में, जहाँ पे हमारा जो बायोस्फीयर है, अर्थ है, एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हम अपनी नीड, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। बशर्ते शर्त यह है, प्रोवाइडेड कंडीशन यह है कि दैट मटेरियल, okay, that material is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable होना चाहिए, तभी हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं। अब इन तीनों का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मीन्स कि वी हैव टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म दैट नेचुरल मटेरियल इन टू यूजेबल प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आयरन, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, ऑक्सीजन, एयर एंड मेनी अदर थिंग्स। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जैसे अगर हम लोग पेट्रोल की ही बात करें, तो जब पेट्रोल की डिस्कवरी हुई उससे पहले भी पेट्रोल इनसाइड द अर्थ अवेलेबल था, मौजूद था। लेकिन हमारे जो फोर फादर हैं, हमारे जो एंसेस्टर हैं, वो लोग, उनके पास पेट्रोल को, पेट्रोलियम को यूज करने की, ज़मीन के अंदर से बाहर निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय तक उनके लिए पेट्रोलियम रिसोर्स नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने डेवलप किया, टेक्नोलॉजी डेवलप करी, पेट्रोलियम का पता चला, हम पेट्रोलियम को, ह्यूमन पेट्रोलियम को जो है अंदर से, ज़मीन के अंदर से बाहर निकालता है, रिफाइन करता है और उसको वेरियस प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करता है, व्हीकल रन करने के लिए, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तब जाके वो हमारे लिए क्या हुआ? रिसोर्स बना। उसी तरह इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इट मीन्स कि आप जिस रिसोर्स को यूज करना चाहते हो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट इकोनॉमी होनी चाहिए, मनी होना चाहिए, एंड वह प्रोडक्ट विएबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली विएबल होना चाहिए। इट मीन्स कि आप जितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उस नेचुरल रिसोर्स को प्रोडक्ट बनाने में, यूज करने के लिए, वह आपके लिए वर्थ होना चाहिए। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई रीजन है और उस रीजन में यह पता चला कि गोल्ड माइंस है, किसी रीजन, स्पेसिफिक रीजन में गोल्ड माइंस है। तो गोल्ड तो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा होता है, उससे उसको निकाल करके, सेल करके पैसे कमा सकता है कंट्री। लेकिन जब साइंटिस्ट पता लगाए, वहाँ पे सर्वेइंग की, मैपिंग करी, उसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए, तो उन्हें मालूम चला कि यहाँ पे ओनली 50 केजी ही गोल्ड है। जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूँ, 50 केजी गोल्ड है। लेकिन अब उस 50 केजी को गोल्ड को निकालने में, क्योंकि गोल्ड प्योर फॉर्म में तो आएगा नहीं, उसके साथ इम्प्योरिटी होंगी, हम उसे अर्थ से, इनसाइड द अर्थ से माइनिंग करेंगे, फिर उसको रिफाइंड करेंगे, प्योर बनाएंगे, उसके साथ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। अब इन सब करने में जितना मनी इन्वेस्ट हुआ 50 केजी गोल्ड को निकालने के में, उसे मार्केट में हम सेल करेंगे और जितना पैसा हमें मिलेगा उससे ज़्यादा मनी हम जो है उस 50 केजी गोल्ड को
डिस्कवर करने, सर्वेइंग करने में, मैपिंग करने में, उसको ज़मीन के अंदर से माइनिंग करके बाहर निकालना, उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने में ही उससे ज़्यादा पैसा लग गया जितना हम 50 kg गोल्ड को बेचकर अर्न कर सकते हैं। तो क्या यह हमारे लिए इकोनॉमिकली विएबल होगा? नो, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल, क्योंकि जितना मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना मनी हमारे पास रिटर्न नहीं होगा, ठीक है ना। और कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कल्चर को फॉलो करते हो, उसमें वो अलाउ होना चाहिए। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ह्यूमन, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स, इनके बीच इंटरडिपेंडेंसी किस तरह की है, ठीक है। तो इनके बीच इंटरडिपेंडेंट, ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन क्या करता है कि नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू टेक्नोलॉजी। नेचर मतलब, यहाँ पे नेचर का मतलब है कि रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेचर में ही अवेलेबल है, हमारे इन्वायरमेंट में है। सो इन्वायरमेंट और नेचर के साथ, इट मीन्स कि रिसोर्सेज के साथ ह्यूमन टेक्नोलॉजी के साथ वाया टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं। अब देखिए, इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग एक इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी पर्सन है या कोई कंट्री, जस्ट सपोज कोई कंट्री है और उस कंट्री में आयरन ओर अवेलेबल है और वो चाहता है कि इस आयरन ओर्स को निकालें हम लोग ज़मीन के अंदर से, उसको प्रोडक्ट बनाएं, उसको दुनिया में बेचें, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कम मिल सके। तो कंट्री आयरन ओर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेगी, माइनिंग करेगी? वाया टेक्नोलॉजी, थ्रू टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी का जो माइनिंग टेक्नोलॉजी है, माइनिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके कंट्री आयरन ओर बाहर निकालेगी। अब उसे कहाँ ले जाएगी? रिफाइनरी में, जहाँ पे उसको रिफाइंड करेगी एंड प्योर आयरन फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। जहाँ पे हम उस टेक्नोलॉजी को, जो मटेरियल है उसको एक यूजेबल या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा इंस्टीट्यूशन हो गया। यानी रिफाइनरी, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये टेक्नोलॉजी को रिसर्च एंड डेवलप करने का जो ऑफिस है, लेबोरेटरी है, ये सब हमारे क्या है? इंस्टीट्यूशन है। उसी तरह जो अब मान लो कि आयरन है तो यह आयरन ओर है, ठीक है। तो माइनिंग मिनिस्ट्री भी होती है हर कंट्री में, वह भी एक इंस्टीट्यूशन है। सो ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन, इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी, नेचर, तीनों जो है इंटर डिपेंडेंट होते हैं। ह्यूमन नेचर के साथ वाया टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट करता है और वो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में डेवलप किए जाते हैं। इंस्टीट्यूशन में जो है प्रोग्राम प्लानिंग किए जाते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यूज करके टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स यूज करके डेवलप किया जाता है। क्या रिसोर्सेज जो है आर नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्वेश्चन हो सकता है कि क्या रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट हैं? नहीं, रिसोर्सेज आर नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेज क्या है? फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। यानी ह्यूमन एक्टिविटी जो भी है वो किस पे डिपेंड करता है? रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करता है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। जो ह्यूमन है वह भी क्या है? रिसोर्स है। दैट्स वाई हर कंट्री में एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम लोग एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स है और ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स है जो अपनी स्किल, ट्रेनिंग, इंटेलेक्चुअलिटी के को यूज करके, ब्रेन एंड माइंड को यूज करके जो अदर नेचुरल रिसोर्स हैं उन्हें एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ह्यूमन ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। ओके, तो ये था रिसोर्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। रिसोर्स किसे कहते हैं और वो कैसे हमारे लिए यूजफुल होता है। आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, ठीक है। रिसोर्सेज को 4 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो कि बायोटिक एंड अबायोटिक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी,
एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब आप यूज कर रहे हो रिसोर्सेज को, और यूज करते करते इतना टाइम हो गया, इतना ज़्यादा आप यूज कर लिए कि आफ्टर सम टाइम वह रिसोर्स समाप्त हो जाएगा। कुछ ऐसे भी रिसोर्स होंगे जो इसे आप कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन वो समाप्त नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप 4 टाइप्स होता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यह जो है पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व होता है। आइए हम इन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं वन बाय वन। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और यह 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। ओरिजिन का मतलब कि जो रिसोर्सेस है वह बना कैसे है, किस मटेरियल से बना है, जो मटेरियल है उसका सोर्स क्या है। बायोटिक रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो बायोस्फीयर से ऑब्टेंड होते हैं और उनमें लाइफ होता है, सम फॉर्म ऑफ लाइफ होता है, यानी वो जो है उनमें जीव होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स, ये सभी बायोटिक रिसोर्स हैं। ह्यूमन बींग लाइव एनिमल होते हैं, हम लोग जीवित होते हैं। फ्लोरा मतलब किसी भी रीजन के, एक पर्टिकुलर रीजन के टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। फौना ऑल एनिमल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। फिशरीज, लाइव स्टॉक्स क्या होता है, जो एनिमल होते हैं, ह्यूमन जिस एनिमल को डोमेस्टिकेट करता है उसको एज अ ईटिंग पर्पस, फॉर फूड और फॉर एनी अदर पर्पस, एग्रीकल्चरल और जो भी पर्पस हो, इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल पर्पस यूज करता है, उसको लाइव स्टॉक कहा जाता है। अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, वैसे सभी रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग मटेरियल से कंपोज होते हैं, उन्हें हम लोग अबायोटिक कहते हैं, लाइक रॉक एंड मेटल्स। सेकेंड टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है रिन्यूएबल, ठीक है, वैसा मटेरियल जो हमेशा रिन्यू होते रहता है, ठीक है ना, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नॉन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि वैसे मटेरियल जो इन 3 प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस मतलब हम लोग उस अगर कोई मटेरियल है उसे एक बार यूज़ किया फिर से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या नेचर में अपने आप वह बन जाता है, ठीक है ना। केमिकल, केमिकल रिएक्शन करा करके हम उसको अगेन फाइंड कर सकते हैं। मैकेनिकल यानी कि मशीनिंग प्रोसेस, लाइक जैसे रिसाइकलिंग, ये सब। तो इस तरह से जो है ये वैसे रिसोर्स जिनको हम लोग रिन्यूड कर सकते हैं या जो रिप्लेनिश हो सकते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे सोलार एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जियोथर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, सॉयल, सॉयल भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सेकेंड आता है इसमें टाइप्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वैसे रिसोर्स जो जिनके बनने में यानी कि रिसोर्सेज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, वैसे रिसोर्स जो वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम के बाद बनते हैं, फॉर्मेशन होता है और पाए गए हैं, वैसे जो कि बार बार जिनको हम लोग रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, रिन्यू नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम लोग जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, ये सब एग्जाम्पल हैं। ऐसे रिसोर्स मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लेते हैं अपने फॉर्मेशन में। कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जैसे मेटल्स आर रिसाइक्लेबल एंड लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनमें जो मेटल्स हैं उनको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं या फॉसिल फ्यूल है हम उनको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जियोलॉजिकल टाइम मैंने वर्ड यूज़ किया है, जियोलॉजिकल टाइम का डिफिनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको, क्या चीज़ होता है जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। थर्ड जो है आपको टाइप्स वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। 4 तरह के होते हैं ये, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल क्या होता है। इंडिविजुअल कहने का मतलब वैसा रिसोर्स जो किसी प्राइवेट पर्सन
ऑन करता है या इंडिविजुअल पर्सन ऑन करता है। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड इन विलेज, अर्बन एरिया में जो हाउसेज वगैरह होते हैं इंडिविजुअल पर्सन के पास होते हैं, प्लॉट्स एंड हाउसेज ऑन बाय अर्बन पीपल, प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, ये सभी इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है? कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स वैसा रिसोर्स जिसकी ऑनरशिप किसी एक पर्सन के पास नहीं हो, ठीक है, जिसका ऑनरशिप क्या हो? सार्वजनिक हो, पब्लिक के लिए हो, सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं, वैसे रिसोर्स को हम लोग कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स कहते हैं। जैसे पार्क, विलेज पॉन्ड्स, पिकनिक स्पॉट, डैम्स, रोड्स, ठीक है, ये सभी। उसके बाद हम लोग जो है कह सकते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड जो होता है, विलेज पॉन्ड्स, ये सभी, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड, ये सभी कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं। नेशनल रिसोर्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल रिसोर्स कहता है कि जो अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली जितने भी रिसोर्सेज हैं विद इन द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ कंट्री, ठीक है, वो सभी नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। यानी किसी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है वह नेशनल रिसोर्सेज है। देखिए अब इसी के अंदर कम्युनिटी ऑन्ड और इंडिविजुअल भी आते हैं रिसोर्सेज, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि टेक्निकली हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल रिसोर्स है वह भी ज़रूरत पड़ने पे, जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी उस सिचुएशन में गवर्नमेंट इंडिविजुअल रिसोर्सेज को भी ले सकती है, ऑन कर सकती है। अलग बात है उसके बदले में उन्हें क्या किया जाएगा? कुछ कंपेंसेशन दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ले सकती है, ऐसा होता है। क्लियर? समझ गए इस बात को? उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। ठीक। सो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज लीगल राइट टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड्स। पब्लिक के लिए जो है, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में कह सकता हूँ, मान लो जैसे बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई बनने वाला है, बन रहा है, उसमें गवर्नमेंट ने लैंड परचेज किया, एक्वायर किया। वह लैंड किसका था? फार्मर्स का, इंडिविजुअल पर्सन का। लेकिन गवर्नमेंट को जब ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट उसको फार्मर से, प्राइवेट पीपल से वह क्या कर दिया? एक्वायर कर दिया, और उसके बदले में उनको कंपेंसेट कर दिया, ठीक है ना। रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज आप देखते होगे चारों तरफ बनते रहते हैं, तो ये सभी क्या है? जिस फील्ड पे बनते हैं, जिस ग्राउंड पे बनते हैं, जो लैंड होता है वह इंडिविजुअल पीपल का होता है, लेकिन इनके लिए ये सभी वर्क क्या है? पब्लिक गुड्स के लिए हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं। सो गवर्नमेंट इनको एक्वायर कर लेती है, ठीक है। समझ गए मेरे बात को जो मैं कह रहा हूँ? ठीक। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पोलिटिकल बाउंड्री and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation. पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होता है? किसी कंट्री का जो बॉर्डर होता है। अगर कोई कंट्री ओशियन के साथ टच कर रही है, जैसे कि इंडिया 3 साइड से टच करता है, तो इन साइड द ओशियन अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि लगभग 22.2 किलोमीटर एरिया इनसाइड द वाटर क्या होता है? पॉलिटिकल बाउंड्री होता है कंट्री का, और वहाँ तक, जिसको कि टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक कंट्री का लीगल राइट है। विद इन दैट टेरिटरी कंट्री कुछ भी कर सकती है, ठीक है, कोई उसको उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकता, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। अब आता है नेशनल रिसोर्स। ओके, नेशनल रिसोर्स पे हम लोग आते हैं। क्या होता है नेशनल रिसोर्स? क्या है? सॉरी, इंटरनेशनल रिसोर्स। देखिए जैसा कि नाम से ही पता है, इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब ये ऐसे एरिया होंगे, रिसोर्स होंगे जो इंटरनेशनली कंट्रोल किए जाते होंगे, और इनको यूज़ करने के लिए किसी न किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, सो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट द सम रिसोर्सेज। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी
एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मिलकर के सब लोग लगाते हैं जो इसके मेंबर होते हैं, और उनके परमिशन से ही हम लोग जो है यूज कर सकते हैं सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज होते कहाँ पे हैं? ये रिसोर्सेज होते हैं बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ अ कंट्री। सो व्हाट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ कंट्री? द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of exclusive economic zone belong to open sea and no individual country can utilize this without a concurrence of international institution। यानी देखो, अब तो हमने देखा कि 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, कंट्री का अपना टेरिटोरियल वाटर है, वो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री है, लेकिन कोस्ट से जो 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो ओशियनिक रीजन होता है वह कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। एंड इन दैट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंट्री जो है अपना इकोनॉमिक यूज करती है, फिशरीज करती है, नेवी यूज करती है, कुछ मिनरल्स होते हैं तो उसको यूज करती है कंट्री। जैसे इंडिया का यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखिए, मैं दिखाया हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अब हो सकता है क्वेश्चन उठ सकता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया लगभग डिस्टेंस, अब यहाँ इंडिया और श्रीलंका के बीच तो है नहीं, तो इन दोनों के बीच देखो डिसाइड किया गया है, ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इन्होंने बना लिया, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल लॉ है, उसको फॉलो करते हुए ये दोनों कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ समझौता कर लिए कि यहाँ तक का वाटर आप यूज़ करोगे, यहाँ तक का वाटर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है ना, ऐसा होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये लास्ट है हम लोग का, ये जो है ये भी 4 टाइप्स के होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन, यानी वैसे रिसोर्स जो किसी रीजन में पाए जाते हैं और उनके पास पोटेंशियल है हमारे नीड को फुलफिल करने के लिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे जो वेस्टर्न स्टेट हैं लाइक राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर साइनी डे होता है, हीट ज़्यादा होता है, जो सन रेज है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ऐसे स्टेट में इंडिया सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी को ज़्यादा डेवलप कर सकता है। यहाँ पे पोटेंशियल है कि मैक्सिमम सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो पूरे कंट्री को सप्लाई हो सकता है, लेकिन हम उस पोटेंशियल को अभी यूज नहीं कर रहे हैं, मे बी फ्यूचर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है? डेवलप्ड रिसोर्स वैसे रिसोर्स जिनको हम लोग सर्वे कर चुके हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमको जानकारी है, उन्हें यूज करने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, और हम उन्हें फुल पोटेंशियल में, फुल कैपेसिटी में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसे हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। उसके बाद आता है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टोर करना, इकट्ठा करना। तो यह वैसे रिसोर्स होंगे जो किसी चीज़ को स्टोर करके रखते होंगे, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वह टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, सो मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ह्यूमन के पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी जो रिसोर्स हमारे इन्वायरमेंट में है उसके पास पोटेंशियल है कि वो हमारे नीड को फुलफिल कर सके, लेकिन हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है यूज करने की। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को हम सभी यूज करते हैं, वेरियस पर्पस से यूज करते हैं, क्योंकि वाटर को यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन वाटर किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारे सांस के लिए ज़रूरी है, हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में यूज होता है। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है जिससे कि हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मास लेवल पे कॉमनली चीप रेट पे हम अलग कर सकें। हो सकता है आप लोग न्यूज़ पढ़ो या कहीं देखो, कहो कि यार वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करने की तो टेक्नोलॉजी है ही, सर ने तो गलत पढ़ा दिया।
ऑफ कोर्स है, क्योंकि जो है भी ना वो काफ़ी कॉस्टली है, हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, लेबोरेटरी स्टेज पे है, लेबोरेटरी में ही उसको यूज किया जाता है रिसर्च पर्पस से, या फिर जो अभी उसको किस तरह से उस टेक्नोलॉजी को काफ़ी इजी चीप बनाया जा सके, जिसको कि सभी लोग यूज कर सके, कॉमन यूज हो सके, वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। दैट्स वाई उसे हम नहीं कह सकते कि इसे जो है यूज करना है। ओके, source of energy, but we do not have required technical know-how to use them for this purpose, hence it is considered as stock resources. रिजर्व रिसोर्स क्या होता है? रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व रिसोर्स और स्टॉक रिसोर्स में डिफरेंस ये है कि रिजर्व को भी हम लोग फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, लेकिन जो स्टॉक रिसोर्सेज है उसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, लेकिन रिजर्व रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होता है। ह्यूमन जो है जानता है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कैसे यूज कर सकते। जैसे वाटर, डैम है, डैम में हम वाटर स्टोर करते हैं, रिजर्व बनाते हैं, लेकिन उसकी स्टोरेज को हमें यूज करने की टेक्नोलॉजी कैसे, डैम बना करके हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has been not started. This can be used for meeting future requirement. Example, river water can be used for generating hydroelectric power, but it is being utilized only to a limited extent. Thus, water in the dam, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. Okay, so my friend, हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में पढ़ा और रिसोर्स क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, क्या होता है रिसोर्सेज, क्या होते हैं, किस मटेरियल को हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं और उनको रिसोर्स कहने के लिए क्या कंडीशन होता है, और क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।